प्रश्नावल में चलते, जैसे कि आपने अभी जल की समस्या के बारे में बताया, इसी पे चलते मैं पूछना चाहता हूँ कि स्वच्छता के विषय में क्या आपकी राय है? ये स्वच्छता में तो ऐसा है कि गांव बहुत बड़ा है। अगर आप कचड़े को देखें, सबसे पहले जब हम पंचायत में जीत के आए, हमने एक कचरा वाहन खरीदा, जो कि जिले में भी पहली बार किसी पंचायत में चला है और हमने लिया है। हमारे जो विधायक है श्री इंदु तिवारी जी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी, क्योंकि बड़ी पंचायत है, नगर पंचायत जैसी है, तो हमें एक कचरा वाहन खरीदना है। तो विधायक निधि से हमने ये कचरा वाहन पहली बार खरीदा था और जिले में पहली गाड़ी हमारी आई, जिससे हम डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं। और ज़्यादातर गांव के लोगों को चाहिए कि उसी में कचरा डालें, अपने घर में डस्टबिन रखें, जिससे और हमारा गांव स्वच्छ रहेगा। बिल्कुल, ये सही जी। बात है। अच्छा, ये जो कचरा गाँव में एकत्रित होता है गाड़ी से, तो ये कहाँ पर फिर इसका हमने उसके लिए से एक डंपिंग यार्ड बनाया है। डंपिंग है? वहाँ उस गड्ढे पे हम उसको डला के उसको हम जलाते हैं और उसको वहीं पर रिस्टोर कर देते हैं। रिस्टोर कर देते हैं। स्वच्छता के बारे में तो भैया आपने बता दी है, लेकिन एक समस्या और उभर कर आती है कि जो डेयरियाँ रहती हैं, उनका जो भी गंदा पानी रहता है, वो सीधा हमारी नदी में जाता है और वो बहुत प्रदूषित होती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज तो सबसे बड़ी अगर समस्या है तो यही है। आज हमारी जो गौर नदी थी, एक समय था जो गांव के लोग अपना घर पानी पीते थे, बिल्कुल। अपने घर का गेहूं ले आके, अपने कपड़े ले आके उस नदी में धुलते थे, नहाते थे। लेकिन आज स्थिति हमारी नदी की ऐसी हो गई है कि पूरी डेयरियां जो है नदी से लग के हैं, और उनका जो मल, भैंसों का मल मूत्र है, वो सीधा उसमें बहा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि नगर निगम का एक बहुत बड़ा प्लांट भी वहां लगाया गया है, जो कटिया घाट हमारे बाजू में लगता है। क्योंकि हमारी जो नदी है, आधी नगर निगम में है तो आधी हमारी पंचायत में। वहां से लोगों को जबलपुर में पानी सप्लाई किया जा रहा है। अब आप अंदाज कर रहे हो भैंस का मल मूत्र कैसे फिल्टर होता होगा और कैसे लोग वहां पे और पीते लोग होंगे, उसको यूज़ भी कर रहे हैं। उसको यूज भी कर तो रहे हैं। इसके लिए कोई योजनाएँ नहीं निकाली गई कि इसको सही सर, किया शासन जाए? ने 100 एकड़ जमीन भी डेयरी वालों को दे दी है, उनको वहां पे पूरा प्रोजेक्ट भी कर दिया है। लेकिन जो भी हो, जब तक शासन स्ट्रिक्ट नहीं होगी, ये उठ के यहाँ से जाएंगे नहीं। जब तक हम इनको उठ के जाएंगे नहीं, तो ये हमारी नदी जो स्वच्छ कैसे होगी। बिल्कुल, आज ये खराब जो पानी, आज जो देख रहे होंगे आप, बीमारियां जो पैदा हो बिल्कुल, रही, नई नई बिल्कुल। बीमारियां आ रही हैं, ये वायरस आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रही गंदगी कहाँ। गंदगी के कारण। आज हमने एक बड़ा फिल्टर तो लगा दिया, लेकिन क्या हम गाय का मल मूत्र फिल्टर करके पी सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं पी सकते। हजारों भैंसों का मल मूत्र सीधा नदी में जा रहा है। बिल्कुल। अब ऐसा तो है नहीं कि पानी, गौर नदी का कोई और स्रोत भी हो, उसमें पानी और बढ़ता हो, साफ होती रहा हो, ऐसा तो नहीं है। आज स्थिति ये है कि आज वही मलमूत्र लोग पीने में बेबस हैं। आज पूरा आधे जबलपुर में यहीं से पानी सप्लाई होता है। और वो भी अभी इस समय सूखी पड़ गई है, तो सूखी पड़ समस्या गई और तो बढ़ और गई। क्या स्थिति होती होगी, तो सीधा मलमूत्र ही जा रहा होगा। आज ये जो बीमारियां हो रही, बड़ी बड़ी कैंसर हो रहे हैं, किडनी इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, छोटे बच्चों को आज जो बीमारी हो रही है, क्या कारण हो सकता है? यही कारण होते हैं, प्रदूषित जल पी रहे हैं। प्रदूषित है। एक सबसे ज्वलंत मुद्दा या सवाल कह लें जो कि सामने आता है, जैसे कि हम जानते हैं जो नगर निगम है वहाँ पर तो हर चीज़ का ही टैक्स लगता है, लेकिन ये ग्राम पंचायत पड़ती है और यहाँ पर भी अभी कुछ दिन में या कुछ महीने पहले से प्रॉपर्टी टैक्स लगना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो इसकी प्रक्रिया शुरुआत हुई है, तो यह किस सुझाव से शुरुआत हुई थी, कैसे स्टार्ट हुआ ये? आप क्या जानकारी देना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है, जो टैक्स है वो पंचायत ले रही है, क्यों ले रही है, और उसका क्या उपयोग है। बिल्कुल। सबसे पहले जो हमारा टैक्स है, आपने देखा होगा, आप तो खुद रह रहे हो, आप सबसे पहले आप रह कहाँ रहे? आप आबादी की जमीन पे रह रहे हैं। आबादी की जमीन में उस समय टैक्स आपसे लिया नहीं गया। बिल्कुल नहीं लिया। लेकिन 2018 के बाद पंचायतों में ये टैक्स का प्रावधान चालू हुआ। सन 2018 से पंचायत में टैक्स लागू हो गया था। लेकिन टैक्स वो लेते थे जो, जिनका रजिस्ट्री वाला मकान है, जिस डाइवर्सन कराते हैं, फिर हम मकान बनाते हैं, लोन कराते हैं, तब पंचायत के द्वारा उस पर टैक्स लिया जाता था। लेकिन अब सबको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हमारी जो योजना है, अब अभी जो भू अधिकार योजना आई है, पहले आप आबादी में रहते थे, सरकार की सरकारी जमीन पे आप मकान बना के वहां पे रह गुजर बसर करते थे। लेकिन शासन ने अब वो जमीन ही आपको दे दी है, अब भू अधिकार हो गया, अब उसके मालिक हो गए, जी। अब उसकी रजिस्ट्री हो गई, इसलिए पंचायत के द्वारा आपसे उसका टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन अब वो जमीन आपके नाम पे होगी, पहले वो जमीन आपके नाम पे नहीं थी।
अब जब आप ज़मीन आपके नाम पे हो गई, सरकार ने ज़मीन आपको दे दी है, तो एक बहुत नियमित रूप का जो टैक्स होता है, ₹1 स्क्वायर फीट, वो सरकार आपसे चाहती है रेवेन्यू एज़ अ रेवेन्यू के तौर पे। क्योंकि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका ये सपना है कि हर पंचायत आत्मनिर्भर पंचायत होनी चाहिए। लेकिन ये टैक्स की अगर राशि, अगर हमारे पास खुद का व्यय आय अगर पंचायत की होती है, तो हमें जो गाँव का अलग विकास करना है, छोटे-मोटे काम करना है, जैसे हमने एक टैक्स से अभी टैंकर खरीदा है, पानी की समस्या थी, तो हमने एक टैंकर खरीद लिया। किस पैसे से खरीदा? टैक्सेशन से। तो ये जो पैसा होता है, ये हम बहुउपयोगी गाँव में, ये टैक्स का पैसा उन्हीं के लिए हम ये खर्च कर सकते हैं। इसका कुछ और उसका दुरुपयोग वाली स्थिति नहीं है। ठीक है भैया, जैसे कि आपने अभी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बताया कि जनता से जो टैक्स लिया जाता है वो जनता के लिए ही उपयोग किया जाता है, उसका दुरुपयोग तो नहीं किया जाता है। लेकिन यदि उसका उपयोग किया जाता है तो उसकी क्या पारदर्शिता है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया है, पंचायत दर्पण ऐप, और इससे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारे ऊपर जनपद पंचायत भी होती है, जिला पंचायत भी होती है। हम अगर कोई कार्य करते हैं, उसकी बाकायदा एक फ़ाइल बनाई जाती है, उसका टीएस होता है। हमारे इंजीनियर हमें पंचायतों में दिए हुए हैं, उसके ऊपर भी एक एई होता है, सहायक यंत्री होते हैं और सीओ होते हैं जनपद के। ये सब हमारी जो हम कार्य करते हैं पंचायत में, ये सब उस चीज़ की नज़र रखते हैं और इसकी बाकायदा टीएस होती है, इसकी फ़ाइल बनती है, सब चीज़ों की जाँच होने के बाद वो कार्य किया जाता है। तो इसमें अनियमितता होने की तो कोई बात ही नहीं होती। अगर इसमें कुछ अगर ऐसी कुछ क्योंकि टैक्स का पैसा है, इसमें ये कुछ चीज़ें होती है कि सिर्फ़ हम दूसरे जो मद है, उससे अलग हट के इसको खर्च कर सकते हैं। क्या होता है, वो हमारे पास 5वें वेत है, 15वें वेत है, हमको मालूम है कि इसको रोड ही नाली में खर्च करना है, गाँव की रोड ही बनाना है। लेकिन टैक्सेशन से हम गाँव का कुछ अलग विकास कर सकते हैं, जैसे ओपन जिम बना सकते हैं, कोई पार्क बना सकते हैं, स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं, जो अदर विकास होता है उससे कर सकते हैं। आज पंचायत की आय अगर अच्छी है, पंचायत में आप देख सकते हैं सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, स्वच्छता में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता में भी उस उन वित्तों में बहुत कम पैसा आता है। लेकिन आज हमारे पास टैक्स अच्छा है तो हम ज़्यादा लोग झाड़ू वाले लगा सकते हैं, नाली का साफ सफाई कर सकते हैं, टैक्सेशन से पॉसिबल है। क्योंकि जब हमारे पास आय नहीं होगी तो हम वह कैसे करेंगे और काम कैसे करेंगे? अगर पैसा नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो आज टैक्सेशन हर पंचायत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने पूरे जिला जबलपुर में पहला स्थान प्राप्त किया है रेवेन्यू जनरेट में। हमने सबसे ज़्यादा अभी जो 2025-26 में 18 लाख रुपए समथिंग हमने अपने ग्राम पंचायत से वसूला है और इसको हम अच्छे उपयोग के लिए इसको कर रहे हैं। अभी हम इसमें 10 लाख रुपए सिर्फ स्ट्रीट लाइट में खर्च कर रहे हैं। 25 लाख रुपए की अब ये बाईपास से हम स्ट्रीट लाइट लगाएंगे पूरे मेन रोड तक। जब कोई व्यक्ति आएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हम शहर में आए, गाँव में नहीं है। क्योंकि अब हमारी बड़ी पंचायत है, बिल्डर वाली पंचायत है, बहुत सारी प्लॉटिंग है, तो अच्छा रेवेन्यू हमारे पास है। तो हमें अब शहरी, क्योंकि हमारी शहरी पंचायत भी है, तो हमें शहर जैसा सोचना पड़ेगा और उस स्तर में काम करना पड़ेगा। आज नाली अकेली आप देखोगे तो 2-4-5 किलोमीटर की नाली है। अब उसको साफ करने के लिए कितने लोग लगेंगे? तो ये जो अगर हमारे पास टैक्स अच्छा है तो उसकी नियमित रूप से सफाई भी कर सकते हैं। उतने ज़्यादा कर्मचारी होंगे, उतनी हम सफाई करेंगे। अब हमने एक कचरा गाड़ी हो गई, एक और खरीदने वाले, 2 हो जाएँगी, तो उसमें ड्राइवर का खर्चा, ड्राइवर चलेगा, ड्राइवर का खर्चा लगेगा, हेल्पर लगेगा, डीज़ल लगेगा, जो व्यक्ति है उनकी पेमेंट होगी, तो ये किससे होगी? टैक्सेशन से होगी, रेवेन्यू से। और इसमें हर पंचायतों में काम भी हो रहा है और इसमें हम अब काम भी कर रहे हैं। अभी हम एक वो बनाने वाले हैं अपना, क्या बोलते हैं, दुकानें, दुकानें कुछ मार्केट बनाने वाले, जिससे हम किराया आएगा, उससे हमें आय जनरेट होगी। ऐसे बहुत से काम हम करने वाले हैं। एक हम स्वच्छता परिसर बनाने वाले, जिसको भी हम ठेके में देंगे, उससे भी हमारी आय बढ़ेगी। जैसे हमारे गाँव का तालाब है, उसको हम साल में 7-8 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए लेते हैं उनसे, साल में, तो वो भी हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है। अब जैसे हम ज़्यादातर टैक्स किससे ले रहे हैं? हम ज़्यादातर टैक्स ले रहे हैं बिल्डरों से। जो मैरिज गार्डन है, अगर आप शादी घर कर रहे हैं, इतना बड़ा काम व्यापार कर रहे हैं, तो एक छोटा-सा टैक्स पंचायत को आप दें। आप मैरिज गार्डन वाले, पेट्रोल पंप वाले हैं, उनसे हम ले रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, उनसे हम टैक्स ले रहे हैं। और जो मकान बने हुए, अब 1-1 करोड़ के किसी के मकान है, तो एक छोटा-सा टैक्स देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम उनको सुविधा भी देंगे, स्ट्रीट लाइट देंगे, आपको स्ट्रीट लाइट के साथ-साथ हम आपको डोर टू डोर कचरा कलेक्शन है, गंदगी साफ स्वच्छता, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का लाभ भी हम उनको देंगे, ऐसा नहीं है।
पंचायत में नल जल योजना है, उसको चलाने के लिए भी है, उसका भी एक रेवेन्यू आता है, 50% आता है। जैसे कि भैया हम सबको पता है कि सरपंच जी के पद का जो वेतन रहता है वो अपेक्षाकृत सीमित रहता है, लेकिन इस चुनाव के लिए लोग एक सीमित वेतन के लिए 8 से 10 लाख रुपए मतलब खर्च हो जाते चुनाव में। तो इसके लिए आपका क्या विचार है या आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले बता दूं तो वो वेतन नहीं होता, वो मानदेय कहलाता है। एक ये सम्मान दिया जाता है कोई भी प्रतिनिधि को। आप मानदेय। देखते होंगे विधायकों का भी होता है, सांसदों का भी, ऐसे सरपंचों का भी होता है। सरपंचों का मानदेय आप सुनेंगे तो पहले तो 1350 रुपये था, फिर 1700 रुपये हो गया, अब 4250 रुपये अभी मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसको एक प्रकार से सम्मान निधि भी कहा जाएगा, मानदेय कहते हैं उसको। मानदेय। अगर सबसे पहली बात होती है जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप किस भावना से आते हैं। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी अगर सवाल है। आप ऐसी भावना लेके आ रहे हैं कि हमको गांव का विकास करना है कि खुद का विकास करना है, बिल्कुल। ये आपकी भावना पे निर्भर करता है। आज ज्यादातर लोग खुद का विकास करने की सोचते हैं, इसलिए ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और चुनाव जीतते हैं। खुद का विकास करना चाहते हैं, सम्मान मिलता है। अगर गांव का प्रतिनिधि होता है, गांव का सरपंच है, प्रथम नागरिक होता है। और सरपंच एक ऐसा पद होता है, सबसे बड़ा पद होता है। सरपंच के पास एक सबसे बड़ा पावर ये होता है कि व्यय करने का पावर। जिस मतलब सरपंच ही एक ऐसा होता है जो राष्ट्रपति के पास भी पावर नहीं होता। व्यय करने का पावर, पैसा खर्च करने का खर्च पावर करने का। उसके पास खुद खाता होता है एक पंचायत का, जिसका सरपंच उपयोग करता है। ये सबसे बड़ी ताकत सरपंच की होती है। शायद इसलिए लोग चाहते हैं कि ज्यादा और सम्मान। गांव का प्रथम नागरिक है, अगर किसी के घर में अगर वो जाता है तो वो बिन बुलाए भी जा सकता है। किसी का शादी ऐसा तो नहीं है कि गांव का सरपंच अगर आ रहा है तो उसको काट की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से तो नहीं होती, ये आपकी भावना पे होता है। तो आप जिस भावना को रख के चुनाव लड़ते हैं और आना चाहते हैं, गांव गांव का विकास करना चाहते हैं, गांव के हित में करना चाहते हैं, गांव को अपना परिवार मानते हैं, वो लोग भी चुनाव लड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे लड़ते हैं चुनाव जिनको गांव अपना खुद का विकास करना है, पैसा कमाना है, ये भावना लेके लोग आते हैं। नहीं, जैसे आपने तो सही बताया कि कई लोग गांव के विकास के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन यदि हम गांव का विकास बिना सरपंच बने भी कर सकते हैं क्या? देखिए, गांव आप अगर गांव के सरपंच होते हैं तो बहुत सारी, जैसे गांव का विकास, अगर विकास करने जाओगे तो उसमें पैसा लगेगा। बिल्कुल पैसा भैया। कहाँ से आया? अगर आप गांव के प्रतिनिधि सरपंच, तो आपके पास जो शासन से पैसा मिलता है, जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उस पैसे से विकास कर सकते हैं। अगर आपको एक छोटा सा काम भी करना है तो बिना पैसे के तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। अब आपको छोटी सी रोड भी बनाना है तो उसमें पैसा लगेगा, मटेरियल में पैसा लगेगा, परमिशन चाहिए। ऐसा तो नहीं है सरकारी रोड में कोई भी काम करने लगेगा। मेरी इच्छा है रोड बनाने की, मैं बना दूं, तो ऐसा नहीं है। उसको आपको परमिशन लेना पड़ेगी, बाकायदा सब कुछ होगा, उसके बाद उस कार्य को कर सकते हैं। अब कोई बहुत बड़ा आदमी जिसका बहुत पैसा है, वो करना चाहता तो कर सकता है। एक शासन का नियम होता है, आप उसमें पैसा, आप उसमें फंड डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सरकार में कोई भी आए रोड बना दी, कोई भी आ रहा नाली बनाने लगा, ऐसा नहीं। दिग्विजय सिंह जी हुआ करते थे मुख्यमंत्री, उस समय हमें 24 घंटे में 8 घंटे लाइट मिलती थी। लेकिन अब उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी बने तो धीरे धीरे बिजली की समस्या आज कम हो गई। आज अगर 24 घंटे में अगर आधे घंटे भी लाइट गोल होती है, जो लोगों को ऐसा लगता है बिजली कटौती होने लगी है या वो होने लगा है, क्योंकि लोग अब आधा घंटा 1 घंटा भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब ऐसा तो नहीं है कि 10-10 घंटे लाइट नहीं है, कि 5-5 घंटे लाइट नहीं है। नीमखेड़ा में विशेषकर ये जो आज स्थिति बन रही है, उसका सबसे मुख्य कारण है सिलुआ फीडर। सिलुआ 12 फीडर कहलाता है हमारा, और नीमखेड़ा सबसे आखिरी गांव होता है।
क्योंकि सालीवाड़ा नाले के इस तरफ है तो हमारी जबलपुर लाइन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। नीमखेड़ा आखिरी गांव पड़ता है और वो 12 फीडर का आखिरी गांव। अगर कुछ थोड़ा भी तूफान चलता है, कुछ भी होता है तो नीमखेड़ा की लाइट गोल हो जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमने माननीय विधायक जी को उसका आवेदन भी दिया है और इसमें एक लाइन भी बिछाई जा रही है। अलग से खंभे रिक्वेट हो रहे हैं और ट्रांसफार्मर कुछ बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें नीमखेड़ा को हम सालीवाड़ा में जोड़ लेंगे। अभी तो अपने से पुल बनाया है, हम बिजली से भी नीमखेड़ा को सालीवाड़ा से जोड़ लेंगे। ये ज़्यादा समय नहीं है, 2-4 महीने के अंदर ये समस्या भी आपकी खराब खत्म हो जाएगी। एक सवाल और ऐसा आता है जहाँ पर यह कहना रहता है कुछ लोगों का कि नीमखेड़ा में ज़्यादा काम हुआ है और सालीवाड़ा में कम काम हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना भी रहता है कि उमरिया में काम ही नहीं हुआ है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि विकास तो हुआ है, लेकिन उनके नज़रिए से विकास नहीं हुआ है। ये क्या होता है, जैसे आज हमारा गाँव है सालीवाड़ा और हमारे 2 पूसर गाँव है, एक नीमखेड़ा एक उमरिया। उमरिया यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर और उमरिया में लगभग हमारे 50 परिवार 50-60 परिवार जो कि जनगणना में आ गए। छोटा सा गाँव है, वहाँ पे अभी 2.5 करोड़ की लागत से रोड बनाई गई थी। वहाँ पे स्कूल में एक जॉनरी और पंचायत के पास बनाया गया। ऐसा नहीं है कि वहाँ विकास नहीं, वहाँ पे नल जल योजना है जो बिल्कुल नदी से लगा हुआ है। नल जल योजना नहीं है तो वहाँ पे 3 हैंडपंप लगे हुए हैं, उसी के द्वारा वहाँ पे पानी है। और अभी 45 लाख रुपए की राशि भी इसमें स्वीकृत हो गई है बिजली विभाग से, इसमें हम वहाँ पे नल जल योजना निकल रहा है। छोटा गाँव वहाँ पे लगभग 180 से 200 लोग हमारी ग्राम पंचायत में हैं। तो एक छोटा गाँव है तो हमको ऐसा लगता है ज़्यादा काम वहाँ हुआ है, सालिया में नहीं किया हुआ है, उमरिया में नहीं हुआ है, तो लोगों को ऐसा उमरिया और वहाँ की भी जनसंख्या कितनी है? उमरिया में लगभग जनसंख्या होगी 600-700, 600-700। इसमें से 200 वोट लगभग हमारे पास है। और रही बात अगर हम नीमखेड़ा देखें, नीमखेड़ा हमारा मुख्य पूसर गाँव के नाम है। आज नीमखेड़ा में लगभग अगर लोग होंगे तो 2000 लगभग जनसंख्या है, जिसमें से 1200 लोग लगभग 12-1300 लोग हमारी पंचायत में नीमखेड़ा से हैं। एक बड़ा गाँव है और एक ऐसा गाँव था जो पूर्व में भी शायद पंचायत में ज़्यादा वहाँ पे काम है। वहाँ पे हमने एक पुलिया का निर्माण किया था, क्योंकि वो पुलिया एक गाँव के लिए 10 गाँव को लाभ हुआ। उस पुलिया से इतना लाभ हुआ है, एक नाला कुटी नाला बहता है, हमने पुलिया हुआ, इससे आज दोनों गाँव एक हो गया। तो ये भी कह सकता है कि नीमखेड़ा अलग है, किसान दोनों गाँव एक हो। हमने एक 24 फीट की चौड़ी अच्छी बड़ी पुलिया बनाई है। अब सालीवाड़ा नीमखेड़ा कोई अलग नहीं है, एक ही है। लोग कह सकते ज़्यादा काम किया है। सालीवाड़ा देखा जाए तो सालीवाड़ा में हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई 25 लाख रुपए की लागत से लगवाई। कोई भी शहर के लोग जब आते हैं तो उनको ऐसा लगता नहीं कि शहर खत्म हो गए, तो उनको पता चलता है ये गाँव है, उनको ऐसा लगता नहीं कि यानी जो गाँव लगता नहीं है क्या इतना बड़ा बाजार हमारे पास स्ट्रीट लाइट लगा। अभी हम ये स्ट्रीट लाइट बाईपास तक लगाने वाले हैं। अगर गाँव का कोई व्यक्ति, शहर से कोई व्यक्ति आएगा तो उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम गाँव, हम उस स्तर पे काम करना चाहते हैं। अभी सालीवाड़ा में हमने एक गांव हमारा, उसको किसानी मोहल्ला बोलते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे एसटी आदिवासी लोग रहते हैं। वहाँ पे हमने पूरे मोहल्ले की ग्रुप है। आज हमारा जल जीवन मिशन देखा जाए तो हमारी किसानी मोहल्ला से लेकर सालीवाड़ा के दौर तक नल जल की पूरी लाइन बिछी हुई है, पानी की पूरी सुविधा है। आज हमने एक पंचायत भवन बनाया था, बस एक कमरे का पंचायत भवन था, वहाँ पे मुख्यालय जो भी सालीवाड़ा है, ये पंचायत भवन है हमारे, जहाँ पे हम SIRD में लोग देखने आते हैं पंचायत भवन को, सर्व सुविधा है पंचायत भवन इसके लिए आप आए, आपको लगना चाहिए कि हमारा ये कार्यालय है, हमारा गाँव जितना हमारा गाँव स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा। और ऐसा नहीं है कि नीमखेड़ा में ज़्यादा है, भाई सालीवाड़ा में मैं पैदा हुआ, मेरा ननिहाल नीमखेड़ा है, लिखो ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा लिखो मेरे लिए सब बराबर है। पंचायत प्रतिनिधि का एक दायित्व होता है, एक सरपंच का, तो सबको एक नजर से ऐसा नहीं है। उमरिया एक 12 किलोमीटर दूर है, नदी से बाहर है गाँव, वो तो कायदे से नगर निगम में पूरा चलती है गाँव के पास है। और हमारी सोच होती है कि जब तक हमारी पंचायत उसका विकास करें। वहाँ से अगर कोई व्यक्ति आता है हमारी पंचायत में तो हमने अपने सचिव, सहायक सचिव जो होते हैं उनको बता के रखा है। उमरिया से कोई व्यक्ति आता है, उसका काम ज़्यादा स्पीड में और ज़्यादा कट ना पाए, ज़्यादा परेशान ना हो, बिना परेशानियों का मन बना। अब लोगों का व्यक्तिगत लाभ तो हम दे नहीं सकते, जो शासन का लाभ है
शासन की बात करवाएंगे जो इसी व्यक्तिगत लाभ देने में ध्यान दें। यहाँ पे हमारे जो नरेंद्र मोदी जी का है सबका साथ सबका विकास, ये पंचायत की सुधार सबका साथ सबका विकास। ग्राम पंचायत से और जनता से जुड़े हमारे काफ़ी ज़्यादा सवाल हो गए हैं। सेकंड लास्ट सवाल होगा, इसके बाद हमारा अंतिम सवाल होगा। तो अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो कार्यकाल चल रहा है आपका, कितना साल, 4 साल हो गए लगभग, 4 साल हो गए। और 5 साल का कार्यकाल होता है, तो अभी तक क्या कार्य रह गए हैं गांव के विकास के लिए, या क्या योजनाएं हैं आगे गांव के विकास के लिए? अभी हमारा सबसे मुख्य जो टारगेट है वो सामुदायिक भवन का। जैसे हमने एक नीमखेड़ा में सामुदायिक टीन शेड बना दिया है, उसकी बाउंड्री वॉल कर दी है, एक अच्छा वहाँ पे तैयार कर दिया है। एक सालीवाड़ा में वो प्रोजेक्ट है हमारा, वो भी सैंक्शन हो चुका है, उसका अमाउंट आना है। तो एक बहुत जल्द हम एक सालीवाड़ा को अच्छा सामुदायिक भवन देंगे, जिसमें से 500,000 लोग की शादी अच्छे से वहाँ पे हो सके, गरीब कन्याओं की शादी वहाँ पे हो सके। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आप 13वीं का कार्यक्रम, जन्मदिन का कार्यक्रम, कोई भी कार्य वहाँ पे कर सकते हैं। बहुत जल्द हमारा सबसे बड़ा टारगेट अभी वही है। सालीवाड़ा में कहाँ पर है ये? सालीवाड़ा में ये हम बना रहे हैं शमशान के बाजू। एक जमीन हमारे पास अलॉट है और बची हुई है, जिसमें गांव के थोड़ा बाहर भी है, और मान लो बारात आती भी है तो कोई समस्या पैदा ना हो, ऐसा ऐसा हमने तैयार किया है। जैसे कि भैया आपने तो बताया कि हमारे सालीवाड़ा में सामुदायिक भवन बनने वाला है, लेकिन इसमें जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी आम जनता के जो भी कार्यक्रम होंगे, तो क्या उसके लिए जनता को इसका पे करना पड़ेगा? क्या कुछ धनराशि देना पड़ेगा? उसका पंचायत के द्वारा एक बहुत छोटा सा मिनिमम चार्ज हम रखेंगे स्वच्छता को लेकर। जैसे अगर आप कोई कार्यक्रम करेंगे तो गंदगी होगी, उसकी साफ सफाई के लिए मतलब एक बहुत छोटा अमाउंट रहेगा, 1000-1100 रुपये ऐसी कुछ पर्ची हम बनाएंगे जो उसकी साफ सफाई और उसकी देख रेख के यूज के लिए उसका उपयोग किया जाए। तो ये कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, शादी हो या कोई फिर भी आप फंक्शन। कार्यक्रम करें, उसका एक मिनिमम चार्ज हो रखा जाएगा पंचायत के द्वारा, उसमें आपको वो शुल्क लिया जाएगा और वो आपको दिया जाएगा। बहुत मिनिमम होगा, वो सिर्फ स्वच्छता के लिए होगा और उसके मेंटेनेंस के लिए होगा। एक प्रकार से उसको मेंटेनेंस चार्ज भी बोल सकते हैं। अब ये हमारा अंतिम सवाल रहेगा, इसके बाद पॉडकास्ट को एंड करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब तक के कार्यकाल में, अभी तक जो भी आपने कार्य किया है पंचायत, तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? चाहे वो ग्राम पंचायत के लिए हो या आपके व्यक्तिगत के लिए हो, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपके लिए? किसी भी पंचायत में सरपंच की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि वो अपनी जनता के लिए कितना ज़्यादा उपलब्ध है। ये मेरा ऑफिस है, पंचायत भवन है। आप किसी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हम अभी पंचायत भवन में आया और सरपंच यहाँ उपलब्ध ना हो। मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये हुई है कि मैं सबसे ज़्यादा जनता से रूबरू रहूं, और मैं इस कार्यालय में सुबह 2-3-4 घंटे रोज़ देता हूं ताकि लोग मुझसे ज़्यादा मिलें और मैं उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहूं। क्योंकि कोई भी सरपंच आता है, जीतता है, रोड नाली सब बना देता है, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे समग्र आईडी का काम हो या बहुत छोटे काम होते हैं, उसमें लोग बहुत परेशान हैं। मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये हुई है कि लोगों के व्यक्तिगत मैं काम कर सकूं, लोगों को छोटी चीज़ों में परेशानी नहीं होना चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ा वो है, और मैंने ये 100% कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का व्यक्तिगत काम करूं, उनको ज़्यादा परेशान आना जाना ना पड़े और ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी चीज़ में काम किया तो इसी चीज़ में काम किया। आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।